हेलो। हेलो। चलो। Okay. चलो भाई, अपने फेवरेट चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टेक यू टू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ थ्योरी। हम ये देखेंगे कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो दो तीन या मल्टीपल लिक्विड्स के बाउंड्री लाइन के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इस केस में क्या होता है ये अभी हम देखने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली जो हमने कोर आइडियाज देखे हैं प्रेशर और फोर्स के, हाइड्रोस आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल टाइप के जो बॉइंट फोर्स वगैरह के हैं, आइडियाज वही सब लगेंगे। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है और उसमें हम काफ़ी थोड़ा डीप में जाके हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। तो लेट अस हैव अ लुक एट द सिचुएशन। एक सिंपल सा सिचुएशन पहले देखते हैं कि मान लो मेरे पास दो अलग अलग लिक्विड्स हैं, एक का डेंसिटी है रो 1, दूसरे का डेंसिटी है रो 2। ऑब्वियसली रो 2 इज ग्रेटर देन रो 1, तभी रो 2 नीचे है और रो 1 ऊपर है। वाटर, ऑयल, मरकरी, वाटर, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसमें। मान लो सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का डेंसिटी है लेटस से रो। ये इन दोनों के इंटरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो देखो, सबसे पहली एक बात तो आप बोल ही सकते हो कि अगर ये सिचुएशन फिगर में दी है आपको इक्विलिब्रियम में अपना ग्रीन वाला ब्लॉक, तो ये तो आप 100% बोल ही सकते हो कि जो रो है ये रो 1 से तो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ग्रीन वाला है जो रो 1 के अंदर तो डूब गया है बट रो 2 के अंदर एसेंशियली फ्लोट कर रहा है। तो रो 1 जो है वो रो से तो डेफिनेटली कम होगा। और दूसरा आप ये देख सकते हो कि रो 2 इसके अंदर तीनों में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल ही सकते हैं। और बाकी ये लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें निकालने को बोलते हैं। हम इसमें सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज़ निकालेंगे। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कितना वॉल्यूम फर्स्ट वाले मीडियम में है और कितना वॉल्यूम सेकंड वाले मीडियम में है। तो बीच में अगर मैं ऐसे एक इमेजिनरी लाइन टाइप की बना देता हूँ, ऊपर वाले पार्ट के वॉल्यूम को V1 बोल देता हूँ, नीचे वाले पार्ट के वॉल्यूम को V2 बोल देता हूँ। तो हम सबसे पहले तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन ये करेंगे कि V1 और V2 कितना है। ऑब्वियसली मेरे को टोटल वॉल्यूम दिया है, जो ये ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट है इसका टोटल वॉल्यूम V0 मुझे गिवन है, सारी डेंसिटीज मुझे गिवन है। और हमारा पहला टास्क ये है, लेट मी राइट दैट डाउन हियर, कि मुझे V1 और V2 निकालना है। ये अपना पहला टास्क है। अब क्या करेंगे, इसमें कैसे जाएंगे देखते हैं। सी, सबसे पहले तो हम इसमें अपना पुराना आर्किमिडीज प्रिंसिपल टाइप का ही आइडिया लगा सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने देखा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने इस तरीके से फ्लोट करवाया है, इफ यू रिमेंबर वहां पे मैंने इंटरफेस की भी थोड़ी सी बात करी थी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने इस तरीके से फ्लोट करवाया है कि ये दो लिक्विड्स के इंटरफेस पे भी तैर रहा है इस तरीके से, उस सिचुएशन में भी हम इसमें बॉइंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वगैरह टाइप के आइडियाज लगा सकते हैं। तो मान लो सपोज हम वही आइडियाज लगाते हैं सबसे पहले तो। हालांकि थोड़ी देर बाद जब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो हम इसमें कुछ और फंडामेंटल पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन अगर सिंपल रखते हैं चीज़ों को मान लो, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो ऊपर वाला वॉल्यूम है V1, इसने V1 वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस किया है येलो वाला, और V2 वॉल्यूम का इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है ये ब्लू वाला। तो देयरफॉर बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू जी, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अगर आप करते हो। तो M1 मैं बोल रहा हूं कौन से लिक्विड को, M1 मतलब कि येलो वाले लिक्विड को, जितने लिक्विड को इसने डिस्प्लेस किया है उसके मास को मैं M1 बोल रहा हूं। सिमिलरली ब्लू वाला जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उसके मास को मैं M2 बोलता हूं सपोज। तो अब आप देखो, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब येलो वाले लिक्विड के लिए डेंसिटी है रो 1 और वॉल्यूम है V1। ब्लू वाले के लिए डेंसिटी है रो 2 और वॉल्यूम है V2। तो ये तो आप बॉइंट फोर्स की इक्वेशन 100% लिख ही सकते हो। And you know very well that ultimately buoyant force is equal to mg, weight of the green thing। तो mg now मास हो जाएगा आपका डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और g तो खैर g ही होता है। तो अगर इसको आप कर देते हो इस तरीके से इक्वेट, तो यू विल गेट एन इक्वेशन लाइक दिस। जी जी कैंसिल कर दोगे तो आपको एक छोटी सी इक्वेशन तो मिल जाएगी, बॉइंट फोर्स बैलेंस करके एक इक्वेशन तो मिल जाएगी आपकी, रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 इज इक्वल टू रो V0। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। और बॉइंट फोर्सेस इक्वेट करके मुझे छोटी सी एक इक्वेशन तो मिल गई है।
लेकिन ध्यान रखना मेरे को V1 V2 निकालना है तो आई विल नीड वन मोर इक्वेशन विच इज वेरी इजी टू गेट बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V0. V0 इज अ नोन क्वांटिटी, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V0 तो खैर है ही हमारे पास इक्वेशन. तो यार देख लो लाइफ सेट है अपनी, आराम से कुछ करना ही नहीं है इसमें. तो हमें V1 V2 निकालना है और V1 V2 इसके बाद आ जाएंगे सेकेंड वाली जो इक्वेशन है और फर्स्ट वाली. इसमें से आप एक चीज़ को एलिमिनेट करके आगे सॉल्व कर लो तो कर ही लेते हैं बिकॉज वी वॉन्ट अ फाइनल आंसर हियर. आई एम नॉट सेइंग कि आपको आंसर याद करना होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी लेट्स गेट टू द फाइनल आंसर. सेकेंड वाली जो इक्वेशन है मैं इसको रो 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा V2 इंटू रो 2 माइनस रो 1 इज इक्वल टू V0 रो माइनस रो 1. ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन एंड यू कैन इजीली सी कि V2 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से. और ऑब्वियसली इसी को वापस सब्स्टिट्यूट करके यू कैन गेट V1 ऑल्सो. तो यू कैन इजीली सी कि सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है और आराम से आप निकाल सकते हो कि कितना पार्ट ऊपर रहेगा कितना पार्ट नीचे रहेगा. ये सब आर्किमिडीज प्रिंसिपल टाइप का आइडिया लगा के आप आराम से निकाल सकते हो. तो यहाँ तक तो बात बड़ी सीधी सादी थी, बड़ी सिंपल सी थी. V1 V2 तो आपने निकाल लिया, लेकिन अब हम इसमें थोड़े से और फाइन आर्ग्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं. इसमें जो हमने अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाया था वो मोटे मोटे तौर पे तो ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ी टेक्निकल गलती है, लेकिन फिर भी जो हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं उससे कुछ चीज़ें अभी और क्लियर होने वाली है. अब सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, देखो लेट मी राइट दैट डाउन, मे बी दैट विल बी मोर एम्फेटिक. तो सेकंड पार्ट हम ये देखने वाले हैं कि जो ये ग्रीन ऑब्जेक्ट है इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट मतलब कि जिसको मैंने V1 बोला था, V1 और V2 वाले जो दो पार्ट्स थे, इन दोनों पार्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा ये क्वेश्चन है, ये अपने को निकालना है. तो एक बार चाहे तो लिख लो, फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन V1 एंड V2, ये अपना क्वेश्चन है. अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है और इसमें अगर हम बिल्कुल सही आर्ग्यूमेंट्स लगाएंगे तभी इसका सही तरीके से आंसर आने वाला है. डेटा अपने को सब दिया है जो पहले दिया था, हमें अब ये निकालना है कि ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है. ये एक दूसरे को मे भी हो सकता है कि एक दूसरे को पुश कर रहे हो या मे भी एक दूसरे को पुल कर रहे हो, वी डोंट नो. ये हमें निकालना है. अब इसको किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं. इसको निकालने के लिए हम बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों की तरफ जाते हैं. सी रिमेंबर जो हमारा बॉइंट फोर्स का भी कंसेप्ट था वो फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड स्टैटिक्स का सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है. ये भी अल्टीमेटली प्रेशर वगैरह के जो आइडियाज थे वहां से डिराइव हुआ था. तो अल्टीमेटली प्रेशर इनटू एरिया फोर्स होता है, प्रेशर OGH होता है. दीज आर मोर फंडामेंटल आइडियाज. तो जरा अगर हम मान लो इनकी तरफ चलते हैं तो यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग हियर. सी लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट. आप ये देखो कि ये जो आपने ब्लॉक पानी के अंदर डुबो रखा है, यू कैन सी कि इसका ये वाले साइड्स तो वर्टिकल है और ये वाले जो एरियाज है, वी डोंट नो व्हाट दिस एरिया इज. इस एरिया को कुछ तो भी बोल देते हैं. इस एरिया को अगर मान लो A बोल देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है. अब अगर मान लो सपोज आप इस बॉक्स के ऊपर सारे के सारे फोर्सेस देखते हो तो यू विल सी कि यहाँ से टॉप सरफेस के ऊपर पानी कुछ डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा. लेट मी से दैट दिस फोर्स इज F1 और ये अगर मान लो एक सेकेंड के लिए कि ये हाइट अगर मान लो H1 है तो जिस सरफेस के ऊपर F1 लग रहा है उस जगह पे अगर आप प्रेशर देखोगे तो हो जाएगा रो GH वाला फॉर्मूले से. यू कैन सी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस लेवल पे वो खाली रो 1 लिक्विड की वजह से होगा एंड इट विल बी रो 1 GH1, ये प्रेशर होगा. और इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो आप देख लो, ये जो फोर्स होगा F1, ये F1 हो जाएगा आपका रो 1 GH1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया. प्रेशर इनटू एरिया तो हो जाएगा फोर्स. तो ध्यान से देखना कि जो येलो वाला लिक्विड है वो टॉप सरफेस को नीचे पुश कर रहा है. इसी तरीके से आप देख लो कि जो ब्लू वाला लिक्विड है उसको आप देखो, ब्लू वाला लिक्विड इस सरफेस को ऊपर पुश कर रहा है एंड यू नो वेरी वेल कि यहां तक आते आते, इतनी गहराई तक आते आते प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा. तो अगर मान लेते हैं एक सेकेंड के लिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर मान लो मैं लेटर से H बोल देता हूँ. इनफैक्ट इसमें मेरे को दोनों डिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी. तो
मान लेते हैं सपोज एक सेकेंड के लिए कि ये टोटल डिस्टेंस आपका जो ब्लॉक की टोटल हाइट है ये h है, और ये वाला जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था, चलो ऊपर वाला नहीं नीचे वाला मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस था इसमें ये अगर मान लो एक सेकेंड के लिए इसको x बोल देता हूँ, तो आई कैन से कि इस लेवल के ऊपर जो प्रेशर होगा, ग्रीन वाले लेवल के ऊपर जो प्रेशर होगा, इसमें येलो वाले लिक्विड का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, फिर ब्लू वाले का होगा, तो ये जो प्रेशर होगा लेट मी जस्ट कॉल इट P2, तो ये हो जाएगा ρ1g इंटू टोटल हाइट, ये वाली टोटल हाइट। अब ये टोटल हाइट हो जाएगी आपकी h प्लस h1, ठीक है। तो ρ1g इंटू हाइट हो गया ये वाला प्रेशर, फिर इसके साथ साथ आ जाएगा आपका ρ2 इंटू जी इंटू एक्स, ये दूसरा प्रेशर टर्म आ जाएगा ब्लू वाले का। तो अगर आपको टोटल प्रेशर चाहिए इस वाली हाइट के ऊपर, डेप्थ के ऊपर, तो ये टोटल प्रेशर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये प्रेशर तो हमारे पास आ गया, एंड दिस प्रेशर इनटू एरिया विल गिव यू फोर्स। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा इसको अगर मैं एक सेकेंड के लिए F2 बोलता हूँ। सी अभी तक मैंने इस जो सेकेंड पार्ट है इसके कोर आइडिया को डिस्कस नहीं किया है, उस आइडिया की तरफ हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, बट वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो जो ये फोर्स है F2 ये हो जाएगा आपका ρ1g, जो भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे ऊपर से कॉपी कर देते हैं, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये आपका फोर्स हो जाएगा ना। अब जरा हम मेन आइडिया के ऊपर जाते हैं। सी अगर मान लो सपोज मैं इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल ब्लाइंडली लगाता हूँ, तो मुझे क्या लगता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल अगर मैं इसमें ब्लाइंडली लगाता हूँ, लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द रफ वर्क। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ब्लाइंडली लगाने से मुझे ये लगेगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर एक अपवर्ड बॉइंट फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पार्ट के ऊपर भी लिक्विड एक अपवर्ड बॉइंट फोर्स लगा रहा है। हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ब्लाइंडली लगा के तो ये बोलते हैं, और ये दोनों अपवर्ड बॉइंट फोर्सेस की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। लेकिन रियलिटी में देखो, तो रियलिटी में लिक्विड ये वाली सरफेस के ऊपर एक F1 फोर्स लगा रहा है ऐसे, ये वाली सरफेस के ऊपर एक F2 फोर्स लगा रहा है ऐसे। रियलिटी में अगर आप देखो तो जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट के ऊपर लिक्विड का जो फोर्स है वो तो खाली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और सिमिलरली जो नीचे वाला पार्ट है आपका ये, इसके ऊपर लिक्विड का एक बड़ा भारी फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर मान लो बहुत स्ट्रिक्टली आपसे ये क्वेश्चन अलग से ही पूछ ले, मान लो सपोज कि बताओ ऊपर वाले पार्ट के ऊपर लिक्विड का क्या फोर्स लग रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बॉइंट फोर्स करके जो हम निकालते हैं वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। ऑल्दो उससे अगर आपको छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि कितना वॉल्यूम ऊपर है कितना वॉल्यूम नीचे है, तो वो सब तो आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पिन पॉइंटेड क्वेश्चन यही पूछते हैं कि बताओ लिक्विड ऊपर वाले के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है पार्ट के ऊपर, तो द आंसर इज दिस कि ऊपर वाले पार्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू इतनी होगी। कोई बॉइंट फोर्स लगाने से इसका सही आंसर नहीं आएगा, ये बात है। तो देयरफॉर अगर आपको ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट की फोर्स एनालिसिस कुछ अलग अलग पूछी जाती है, तो आपको अपने बेसिक चीज के ऊपर ही वापस आना पड़ेगा कि ये खाली दो फोर्सेस लग रहे हैं F1 और F2, और ये F1 और F2 निकाल के फिर आगे FBD जो बनाना है वो बना के फिर आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ लेट मी प्रोसीड एंड गो हेड विद द प्रॉब्लम। देखो बीच में जो एक लाइन थी वो लाइन मैं वापस बना देता हूँ। ऊपर वाले पार्ट को मैंने V1 बोला था, नीचे वाले पार्ट को V2, ठीक है। लिक्विड की जो डेंसिटीज थी ρ1 ρ2, इसकी डेंसिटी ρ थी, ये सब तो पता ही है अपने को। अब इसमें मैं ऊपर या नीचे किसी भी एक पार्ट का बना लेता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब आप देखो कि अगर मान लो मैं इसमें ऊपर वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ, तो हमें पता है कि अल्टीमेटली ऊपर वाला पार्ट स्टेशनरी है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो टोटल mg लग रहा है उसको सबने मिलके बैलेंस किया है। तो ऊपर वाले पार्ट के ऊपर लिक्विड का जो फोर्स है वो तो इतना ही लग रहा है F1 मल्टीप्लाइड बाय A। इसके साथ साथ ऊपर वाले पार्ट का मास अगर मैं m1 बोल देता हूँ, तो इसके ऊपर एक बढ़िया वाला m1g भी लग रहा है। बट अब ध्यान से देखो कि ऊपर वाले पीस को ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, लिक्विड भी नीचे पुश कर रहा है, तो संभालेगा कौन इसको, कौन इसको वहां पे बैलेंस करके रखेगा? इसको बैलेंस करके रखेगा ये नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला जो पार्ट है वो इसको एक बड़ा बढ़िया भारी फोर्स लगा के पुश कर रहा है, और ये फोर्स जो है इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का, इन दोनों पार्ट्स के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अगर F0 है,
तो दिस एफ नॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द टू फोर्सेज दैट आई हैव शोन यू हियर इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम। तो देयरफॉर अगर आपको इनके बीच का इंटरैक्शन फोर्स चाहिए तो ये सिंपली F1A प्लस M1G हो जाएगा। और इसके बाद आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं, इसके आगे थोड़े लंबे कैलकुलेशंस हैं, बट लेट अस गो अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड सी। अब यू कैन इजीली सी कि F1 सॉरी मैंने F1A कर दिया है, F1A नहीं रहेगा, इट विल बी सिंपली F1 ओनली एवरीवेयर। तो इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं और नाउ वी कैन सी कि F1 की वैल्यू हमें पता है कि ρ1G(H1) इंटू ए ये है, और M1G ये अपने को और चाहिए। अब M1G आप देख लो, M1G मास हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ρ1G(H1) इंटू ए ये आ जाती है आपकी इक्वेशन। और अब इस इक्वेशन में आपको काफ़ी कुछ आगे सॉल्व करना होगा, बिकॉज यू कैन सी कि इसमें मेरे पास V1 तो है नहीं अभी डायरेक्टली। V1 हमें कहाँ से निकालना होगा, जो हमने अभी प्रीवियस प्रॉब्लम देखी थी कि कैलकुलेट V1 एंड V2, चाहिए तो वहाँ से आप V1 की वैल्यू निकाल के देख लो, या इसी तरह से FBD आप नीचे वाले पार्ट का बना लो, वहाँ से सॉल्व करके आप V1 निकाल सकते हो। जनरली आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना ज़्यादा आसान पड़ता है अगर आपको खाली V1 और V2 निकालने। ऑल्दो आई विल स्टिल से कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ब्लाइंडली लगाना यहाँ पे बहुत ठीक नहीं है, लेकिन उससे अगर आपको खाली ये चाहिए कि V1 और V2 कितने हैं तो वो चीज़ आपकी डेफिनेटली आ जाती है। तो अगर मान लो उस तरह के सिंपल क्वेश्चन हो जिसमें V1 V2 टाइप्स की चीज़ें निकालनी है तो आप लगा दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इस पर ब्लाइंडली चल जाएगा। लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली अगर आप देखोगे तो उसकी बजाय बेटर ये रहेगा कि अगर आप इसको ऐसे एनालाइज करो जैसे मैं फोर्सेस लगा के एनालाइज कर रहा हूँ, वो एक ज़्यादा प्योर एनालिसिस होगी और उससे बहुत ज़्यादा सही इन्फ्रेंसेस आपको निकल के आएंगी। तो और लास्टली H1 इसमें गिवन होगा आपको, इन केस यू आर वंडरिंग कि सॉरी H1 कैसे निकालेंगे, तो H1 अपन निकालेंगे नहीं, H1 आपको गिवन है सेकेंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, सेकेंड पार्ट के लिए H1 आपको गिवन है। तो देयरफॉर नाउ यू कैन सी कि अगर H1 आपको गिवन है तो इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में सिर्फ V1 है, और वो V1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको इन दोनों पीसेस के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन मिल जाएगा। और अब जरा समराइज करता हूँ एक सेकंड के लिए। यू कैन सी कि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन है जिसमें देयर इज अ ब्लॉक जो दो लिक्विड्स के इंटरफेस पे तैर रहा हो, तो उसमें बहुत सही तरीका तो कैलकुलेशंस करने का ये है कि आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल मत लगाओ, इस तरह के F1 F2 वगैरह जो होते हैं इनको अलग अलग से निकालो, और इनको अलग से निकाल के mg से इक्वेट करके सब कुछ सॉल्व करो। प्योर तरीका तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तरीका जनरली थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, तो जब तक वो चीज़ पूछी नहीं हो तब तक उसमें आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें अगर छोटे मोटे क्वेश्चन पूछें कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इसमें है उसमें है, तो वो आप ब्लाइंडली आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऊपर वाले नीचे वाले पार्ट के ऊपर लगा दो और उससे कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा 100%। लेकिन अगर प्रिसाइजली यही पूछा है कि भाई बताओ ऊपर वाले के ऊपर लिक्विड अलग से कितना फोर्स लगा रहा है, नीचे वाले के ऊपर अलग से कितना फोर्स लगा रहा है, तब आपको इस तरह के F1 F2 वगैरह निकालने पड़ेंगे। या फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू पीसेस पूछा है, मतलब दोनों पीसेस पार्ट्स के बीच में अलग अलग किसी तरह का फोर्स के बारे में अगर कुछ पूछा है तो आप फंडामेंटल टेक्निक्स के ऊपर आ जाओगे तो डेफिनेटली ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो ये तो थोड़ी सी थ्योरी होती है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग एट द इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड्स। प्रैक्टिस थोड़ी सी और कर लेते हैं इसकी। लेट मी शो यू वन मोर क्वेश्चन हियर। मान लो छोटा सा क्वेश्चन है सपोज। अब ये क्वेश्चन मान लो सपोज यही है कि अगर मान लो एक लिक्विड है डेंसिटी रो का, दूसरा लिक्विड है डेंसिटी 3 रो 4 रो, ये तीन लिक्विड्स है, और जो ग्रीन वाला मटेरियल है लेट अस से कि इस ग्रीन वाले मटेरियल की डेंसिटी है लेट अस से 2 रो। ठीक है, ये सिचुएशन है। एक मेरे पास सिलेंडर है मान लो ग्रीन कलर का, इसकी डेंसिटी 2 रो है और इसको मैंने तीन लिक्विड्स की सिस्टम के अंदर इस तरीके से डाल दिया है। रेडियस अपन मान लेंगे, इसका रेडियस r आपको गिवन है, हाइट h आपको गिवन है। और अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं इनको बोल दो चाहिए तो x y z। आपको अपने नए नए सीखे हुए आइडियाज़ लगा के ये निकालना है कि x कितना, इसका कितना पार्ट फर्स्ट वाले में, कितना सेकंड वाले में, कितना थर्ड वाले में होगा। मान लो ये सिंपल सी चीज़ अगर निकालनी है सपोज, तो यू नो वेरी वेल कि अगर खाली ये निकालना है कि कितना पार्ट इधर होगा कितना पार्ट उधर होगा, तो हमें इसमें बेसिक्स से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें ब्लाइंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल टाइप का आइडिया लगा सकते हो, तो लेट अस यूज़ दैट। यू विल सी
कि अगर ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, इतने पार्ट के ऊपर मैं अलग से बॉइंड फोर्स देखता हूँ, तो दिस बॉइंड फोर्स प्लस सेकेंड बॉइंड फोर्स प्लस थर्ड बॉइंड फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। एंड यू नो वेरी वेल कि ये बॉइंड फोर्सेस वगैरह हम किस तरीके से निकालते हैं। बॉइंड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो फर्स्ट वाला जो लिक्विड है जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका मास m1 बोल देता हूं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी इज इक्वल टू mg। और अब आप देख लो कि m1 अगर आप देखोगे, बेस एरिया अगर मैं एक सेकेंड के लिए a बोल देता हूं, तो आप देख लो कि m1 हो जाएगा ρ1 ना, ρ1 की वैल्यू भी इन्होंने सिंपली रो दे दी है, तो m1 विल बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय a। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू एक्स ए, ये हो जाएगा आपका येलो वाले लिक्विड का मास। फिर इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए आप देख लो, दूसरे की डेंसिटी है 3 रो और वॉल्यूम हो जाएगा वाई ए। तीसरे की डेंसिटी है 4 रो और वॉल्यूम हो जाएगा जेड ए। ठीक है, ये आ गया। और टोटल मास आपको पता ही है कि टोटल मास अगर हमें चाहिए तो टोटल मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ग्रीन मटेरियल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम विल बी x प्लस वाई प्लस जेड। नाउ यू नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड इज सिंपली h, तो h इंटू ए। तो अगर बॉइंड फोर्सेस बैलेंस करते हो तो इक्वेशन बन जाती है ऐसे, एंड यू कैन इजीली सी। अब इसमें एरिया वेरिया थोड़ा बहुत कैंसिल कर दोगे तो यू विल हैव एन इक्वेशन लाइक, इनफैक्ट रो भी कैंसिल हो जाएगा एक, तो उसको भी कैंसिल कर देते हैं। x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2h। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपकी इस तरीके से हो जाएगी। और देख लो सिमिलरली एक सेकेंड इक्वेशन अपने को और बनानी है, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस ओनली बिकॉज यू नो दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू h। ये तो अपनी सेकेंड इक्वेशन होती है। और तीसरा थोड़ा सा डेटा इसमें कम है, वो डेटा मैं आपको दे देता हूँ। बीच वाला जो लिक्विड है इसकी डेप्थ देनी पड़ती है, बिना इसके क्वेश्चन कंप्लीट होता नहीं है। तो ये जो ब्लू वाला लिक्विड है, इस ब्लू वाले लिक्विड की जो लेयर है इसकी थिकनेस मैं आपको दे देता हूँ। ये थिकनेस मैं आपको दे देता हूँ लेट अस से h/6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक तरीके से जो y है इसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी है h/6। मुझे शुरू में दे देनी चाहिए थी, बट दैट इज ओके इफ वी आर डिस्कसिंग इट इन क्लास, चलेगा। तो ये अगर आप देख लो तो अब इसके बाद खाली x और z दो अननोन्स हैं, इन दोनों अननोन्स को सॉल्व करके आप आराम से पूरी की पूरी प्रॉब्लम को फिनिश कर सकते हो। तो एक बात तो ये कि अगर खाली ये वॉल्यूम्स v1 v2 v3 या x y z पूछते तो वी कैन इजीली टैकल इट लाइक दिस। लेकिन अगर मान लो जस्ट रफ कैलकुलेशन ही देखते हैं कि अगर मान लो आपको ये पूछता है इसमें है कि जो ब्लू वाला लिक्विड है, अलग से एक क्वेश्चन होता कि ब्लू वाला लिक्विड अपने ग्रीन सिलेंडर के ऊपर नेट कितना फोर्स लगा रहा है, देन द आंसर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस आंसर विल बी 0। ये तो खाली तरीका है एक तरीके से जिसको हम कैलकुलेट करके, थोड़ा रफ सा तरीका है जिसको यूज करके हम XYZ निकाल लेते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल ये पूछा जाए कि ब्लू वाला लिक्विड एक्चुअली कितना फोर्स लगा रहा है अपने सिलेंडर के ऊपर, तो यू कैन सी कि ब्लू वाला लिक्विड तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लगा रहा है वो सब तो हॉरिजॉन्टल है, ये सब तो कैंसिल ही हो जाएंगे। असली में क्या हो रहा है, असली में हो रहा है कि ब्लू वाला लिक्विड नीचे वाले लिक्विड के ऊपर प्रेशर बनाता है और ये वाला लिक्विड इसको पुश करता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो लेट अस से कि स्कूल में एक बंदा है और मान लो वो टीचर का फेवरेट है, बहुत इरिटेटिंग सा बंदा है मान लो, और आपको चाहिए कि यार इसको थोड़ा सा मतलब मारना है लेट अस से। तो अब आप डायरेक्टली मारोगे तो फंस जाओगे स्कूल में, क्योंकि वो टीचर का फेवरेट है। तो आप क्या करोगे, आप किसी बंदे को इंस्टिगेट करते हो कि भाई तू देख लेना उसको, एंड देन द भाई सीज टू इट। तो वो सेम काम आपका ब्लू वाला लिक्विड कर रहा है। यू कैन सी कि ब्लू वाला लिक्विड क्या करेगा, डायरेक्टली कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये ब्लू वाला इसको पुश कर रहा है और ये जाके इसको पुश करता है और इसको पुश करके फोर्स लगाता है। तो अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली ये जो हम यहाँ पे जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो हम फोर्स का टर्म लिख देते थे, वो एक तरीके से वो फोर्स है जो ब्लू वाला लिक्विड इनडायरेक्टली ग्रीन वाले सिलेंडर के ऊपर लगा रहा है। लेकिन अगर प्रिसाइजली डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई, अगर सिंपली ये पूछा है क्वेश्चन में एक लाइन का दैट व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय ब्लू लिक्विड ऑन द ग्रीन सिलेंडर, तो वो डायरेक्ट फोर्स की बात कर रहे होते हैं, एंड दैट फोर्स ऑब्वियसली विल बी 0। उसी तरीके से इट्स समथिंग लाइक दैट कि जैसे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वैसे ही है। इसको आप थोड़ा सा मैकेनिक्स से कंपेयर कर लो तो यू कैन ईजिली सी कि अगर मान लो सपोज मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं और ये टेबल है। अब ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 20 kg का ब्लॉक है,
और मैं आपको ये पूछता हूँ कि बताओ 20 kg का ब्लॉक और टेबल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा 20 ने अपना फोर्स तो खाली 20 लगाया है, बाकी तो 10 का पास ऑन कर रहा है। नहीं, इधर अगर आपको बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो वो ऑब्वियसली दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 30 g ओनली, दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 10 g। और अगर ये पूछा जाए कि ब्लॉक 10 kg वाले ब्लॉक और टेबल के बीच में डायरेक्टली कितना फोर्स है, देन आंसर विल बी 0, बिकॉज 10 kg वाला टेबल के साथ तो कांटेक्ट में नहीं है। तो सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी है, कोई डिफरेंस नहीं है कि ग्रीन वाला ब्लॉक के ऊपर जो ब्लू लिक्विड फोर्स लगा रहा है डायरेक्टली वो 0 है। येलो लिक्विड का फोर्स अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा, अगर ये फोर्स F1 है, ग्रीन वाला जो अभी मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, ये फोर्स अगर F1 है तो F1A विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय येलो लिक्विड ऑन द सिलेंडर। सिमिलरली यहाँ से एक बहुत बड़ा फोर्स लगेगा जो सब कुछ बैलेंस करेगा, तो F2 विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय द बॉटम लिक्विड ऑन द कंप्लीट सिलेंडर। तो अगर डायरेक्ट फोर्सेस पूछे हैं तो आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये एक्स वाई जेड वॉल्यूम इन दिस लिक्विड दैट लिक्विड पूछा है तो ये थोड़े काम चलाऊ तरीकों से भी आप चला सकते हो, आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी एज फार एज एन ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग एट इंटरफेस ऑफ मल्टीपल लिक्विड्स। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको आप इस तरीके से आराम से हैंडल कर सकते हो। ओके, चलो और आगे चलते हैं। चलो भाई, हाइड्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लेट अस डिस्कस अ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट केस ऑफ बॉइंट फोर्स इन एन एक्सेलरेटेड लिक्विड। सी अभी तक तो हमने देखा था कि लिक्विड स्टेशनरी थे, अलग अलग लेयर्स थी, ये वो था, बहुत कुछ तमाशे हमने किए, लेकिन सारे के सारे लिक्विड स्टेशनरी थे और उन पे हमने बॉइंट फोर्स देखा था ऑन अ फ्लोटिंग और अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर कोई एक्सेलरेटेड लिक्विड है तो उसमें ये बॉइंट फोर्स वगैरह कितना होता है, कैसे होता है, वो जरा निकाल के देखते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। देखो, शॉर्ट में अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो बहुत सिंपल सी बात है कि जी की जगह जी इफेक्टिव रख दो, सारा का सारा काम एज इट इज पुराना वाला कॉपी कर दो, काम हो जाएगा। और इसी को मैं एक आध थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा आगे इलस्ट्रेट करता हूँ। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक ओपन कंटेनर है, इस तरह का ऊपर से ओपन है, पानी इनिशियली कुछ लेवल पे था और उसके बाद मैं इसको एक एक्सेलरेशन दे देता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में A0, तो यू नो वेरी वेल कि लिक्विड एक एंगल थीटा बनाएगा। हमने बहुत पहले ये भी निकाला था दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू A0 बाई जी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हमने देखा था। अब इसमें मान लो अगर आपको ये दिया है कि सॉलिड की डेंसिटी इतनी है, लिक्विड की डेंसिटी इतनी है, और इसमें अब अगर आपको सारी चीज़ें निकालनी है कि इसमें बॉइंट फोर्स कितना है, या अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो इसमें फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, अगर ये सारी पुरानी चीज़ें निकालनी है तो आप देख लो, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल लिक्विड के केस में जी ऐसे होता है और जी के परपेंडिकुलर पानी की सरफेस होती है। एक्सेलरेटेड लिक्विड के केस में पानी की सरफेस टेढ़ी होती है और जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाता है। इन अदर वर्ड्स, इस कंटेनर के ऊपर कोई भी बंदा बैठा है तो उसकी दुनिया में ग्रेविटी ऐसे नहीं लग रही होगी, उसकी दुनिया में ग्रेविटी ऐसे लग रही होगी। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और उसके सिवा और मतलब उसके हिसाब से उसको सारी चीज़ें फील होंगी। तो अगर मान लो सपोज कोई बंदा अगर कंटेनर के ऊपर बैठा है तो उसको जो बॉइंट फोर्स दिखेगा वो ये दिखेगा कि जितना पार्ट सबमर्ज्ड है, जितना पार्ट सबमर्ज्ड है, अगर इसका वॉल्यूम है लेटस से डेल्टा वी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी डेल्टा वी। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख लेते हैं जरा, तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। ये हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और इस बंदे के हिसाब से जो बॉइंट फोर्स होगा, ये बॉइंट फोर्स हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। और ये बॉइंट फोर्स अल्टीमेटली वेट को बैलेंस कर रहा होगा। और अच्छा, मेन बात तो मैंने लिखी नहीं, जी नहीं, यहाँ पे ये जी इफेक्टिव आएगा, जहाँ पे हमें पता है कि जी इफेक्टिव इस तरह के केसेस में हो जाता है जी स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर अंडर रूट, ये बात है। तो जो बॉइंट फोर्स होगा, ये बॉइंट फोर्स आप लिख लोगे ऐसे,
और अगर इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का मास है m0, तो m0g अगर आप देखोगे तो m0g इस पूरी चीज का वेट हो जाएगा, और इसी वेट को बैलेंस करता है बॉइंट फोर्स। तब आप देख लो, और ये जो g है ये भी आपको ऑब्वियसली g इफेक्टिव होगा, और m0 अगर आप देखते हो तो m0 हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू टोटल वॉल्यूम, और g इफेक्टिव तो है ही। और इन केस यू आर फीलिंग दैट दिस कैलकुलेशंस आर अ लिटिल बिट यूजलेस, तो ये बहुत अच्छा साइन है। दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें बड़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। क्योंकि अब आप देख लो कि अगले स्टेप में अगर आप बॉइंट फोर्स और mg को बैलेंस करोगे तो सबसे पहली चीज़ जो कैंसिल होती है वो होती है g इफेक्टिव। और g इफेक्टिव अगर आप कैंसिल कर दो दोनों को इक्वेट करके, तो आपको वही पुरानी इक्वेशन मिल जाएगी, रो एल डेल्टा वी इज इक्वल टू रो एस वी नॉट। इन अदर वर्ड्स, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो आप बिना इस सारे कैलकुलेशन के भी बोल सकते थे, भाई एक बार थ्योरी अपन देख रहे हैं तो चाहिए तो सिस्टमैटिकली देख लेते हैं, इसलिए मैंने थोड़े कैलकुलेशन करके दिखा दिया। लेकिन आप ये देखो कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज तो खाली डेंसिटी के रेशियो पर डिपेंड करता था ना, जी इफेक्टिव की या जी की वैल्यू पे तो डिपेंड ही नहीं करता था। अब कंटेनर को एक्सेलरेट करने से सिर्फ जी की जगह जी इफेक्टिव आ रहा है, डेंसिटी वेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही किसी चीज़ की। तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर को अगर मैं स्टेशनरी भी रखता तो पानी का लेवल ऐसे हॉरिजॉन्टल होता, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता। लेकिन अगर फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड उस केस में मान लो 1/3 था, तो इस केस में भी 1/3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो जाएगा। आप इसे मून के ऊपर लेके जाओगे, जुपिटर के ऊपर लेके जाओगे, तो भी ये 1/3 रहेगा, बिकॉज ये चीज़ जी के ऊपर डिपेंड करती नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जैसा हमने पहले देखा था प्रेशर वेशर कैलकुलेट करते टाइम कि अगर आपको यहाँ प्रेशर चाहिए तो वो ऑब्वियसली सब जी इफेक्टिव वगैरह का सब उसमें यूज़ होगा। लेकिन वो सब तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अगर आपको खाली बॉयंसी से रिलेटेड बातें करनी है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड वगैरह, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ये ऑब्जेक्ट पहले फ्लोट करता था, एग्जैक्टली उसी तरीके से इस सिचुएशन के अंदर भी फ्लोट करेगा। तो ये तो आसान था। और देखो थोड़ा बहुत और घुमा फिरा लेता हूँ चलो मैं इसमें आपको। जैसे एक और चीज़ देखो, अब नेक्स्ट सिचुएशन मैंने दी है कि मेरे पास एक कंटेनर है, और ये कंटेनर में अभी ओपन सरफेस नहीं है, ये चारों तरफ से पूरा क्लोज कंटेनर है, और इसके अंदर मान लो सपोज ये एक एयर का बबल छूट गया था। तो नॉर्मली तो आप देख लो कि एयर का बबल छूट गया था तो एयर का बबल टॉप पे रहेगा इस तरीके से ऊपर, और वैसे अगर आप फर्दर देखो तो ऊपर जाके एयर का बबल सरफेस पे चिपक जाता है इस तरीके से। बट वो सरफेस टेंशन वगैरह की वजह से होता है, मान लेते हैं वो सब नहीं हो रहा है, और एयर का बबल अपना वही स्फेरिकल शेप में रहता है सपोज। एनीवे शेप कैसा है उसका, उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा लास्ट में। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इस कंटेनर को मैं राइट साइड में एक एक्सेलरेशन देता हूँ a0। अभी कंटेनर स्टेशनरी था, ये कंटेनर है मान लो, ये स्टेशनरी कंटेनर के अंदर बबल इधर था। अब अगर मैं कंटेनर को इधर एक्सेलरेट करता हूँ तो ये बबल किधर जाएगा, कंटेनर के रिलेटिव ये बबल पीछे जाएगा, आगे जाएगा, वहीं रहेगा, ये अपने को निकालना है। सी नॉर्मली अगर आप देखो तो किसी भी कंटेनर को अगर आप एक्सेलरेट करते हो तो उसके अंदर बैठी हुई चीज़ के ऊपर सूडो फोर्स लगता है, तो कंटेनर के रिलेटिव ये चीज़ पीछे जाती है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लगता तो ये है कि इसके अंदर जितना गैस भरी हुई है, थोड़ा बहुत गैस का मास कम होगा मानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मास तो होगा। तो जब आप कंटेनर को एक्सेलरेट करोगे तो इस सारे के सारे मास के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, और इस सूडो फोर्स की वजह से इस बबल को पीछे जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें प्रेशर का आर्ग्यूमेंट लगा के देखो तो आप प्रेशर के आर्ग्यूमेंट से तो ये बोल सकते हो कि जैसे ही आप कंटेनर को एक्सेलरेट करोगे, पानी के सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर सूडो फोर्स लगता है ऐसे। तो दैट मीन्स ये लोअर प्रेशर वाली चीज़ जगह हो जाती है, और ये हायर प्रेशर वाली जगह हो जाती है। और यू नो वेरी वेल कि एयर बबल वगैरह हमेशा लोअर प्रेशर की तरफ जाते हैं। अगर पानी के अंदर बबल बनता है तो ऊपर उठता है, तो सिमिलरली अगर यहाँ पे भी बबल बनेगा तो लोअर प्रेशर की तरफ जाना चाहिए। मतलब प्रेशर वाले तरीके से सोचते हो तो बबल को आगे जाना चाहिए। कंटेनर को अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो बबल भी आगे और तेजी से आगे भागना चाहिए। लेकिन सूडो फोर्स वाले तरीके से तो लगता है कि एयर के अंदर थोड़ा बहुत भी मास होगा अगर, तो सूडो फोर्स की वजह से इसको पीछे जाना चाहिए। और थोड़ा सा ध्यान से देखो तो दोनों बिल्कुल कंपैटिबल है। दोनों रिजल्ट शुरू में अलग अलग लगते हैं, पर थोड़ा और सोच के देखो तो ये बिल्कुल कंपैटिबल है। यू विल सी कि जो एयर का जरा सा मास है इसके ऊपर बिल्कुल सूडो फोर्स पीछे लगेगा, लेकिन आप ये देखो कि जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इन सबके ऊपर भी सूडो फोर्स लग रहा है, तो पीछे जाने की दौड़ लगी हुई है, पीछे जाने की रेस है। हर मॉलिक्यूल पीछे भागना चाहता है, कंटेनर के रिलेटिव हर मॉलिक्यूल पीछे भागना चाहता है।
तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा भारी है, जो ज़्यादा डेंस है, वो जीतेगा। एयर मॉलिक्यूल बिल्कुल चाहता था, अगर मान लो इसके अंदर वैक्यूम होता और सिर्फ एयर का इतना सा एक मॉलिक्यूल होता तो वो बिल्कुल पीछे जाता, लेकिन चक्कर ये है कि अगर इसके पास मास है तो ये पानी के ऊपर तो पानी के पास तो बहुत ज़्यादा मास है, तो पीछे जाने की दौड़ में अल्टीमेटली पानी जीतेगा, एयर हार जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको ये दिखेगा कि पानी पीछे जा रहा है, और अगर पानी पीछे जा रहा है तो जो खाली स्पेस छूटता जाएगा वो आपको आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर इस कंटेनर को आप एक्सेलरेट करोगे आगे के डायरेक्शन में, तो आपको इंटरेस्टिंगली जितने भी बबल्स हैं वो सब आगे के डायरेक्शन में आते हुए दिखाई देंगे। उसी तरीके से जैसे कि अगर मान लो सपोज एक कंटेनर है, उसके अंदर पानी भर के आप उसको घुमाते हो और उसके अंदर कुछ एयर बबल्स हैं या कुछ लाइट पार्टिकल्स अगर हैं, तो वो लाइट पार्टिकल्स बाहर नहीं जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लगता है कि वो बाहर जाएंगे, बट वो बाहर नहीं जाएंगे। जो हैवी चीज़ है वो बाहर जाएगी, और लाइट पार्टिकल्स अगर जेल वेल के कुछ लाइट पार्टिकल्स पड़े हुए हैं तो उनकी टेंडेंसी सेंटर की तरफ आके एक्यूमुलेट होने की होती है। ये बात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। और बाकी एक्सेलरेटेड कंटेनर में बॉइंट फोर्स वगैरह के कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़े कंसेप्ट नहीं आते, कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस भी नहीं बनते। हाँ, ये जरूर हमने देखा था कि प्रेशर और फोर्स कैलकुलेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते थे रोटेटिंग और ट्रांसलेटिंग कंटेनर्स के, लेकिन यहाँ पे सिंपल सिंपल एक आध चीज़ें बनती हैं इस तरह की, और यहाँ पे बॉइंट फोर्स में इससे रिलेटेड कोई बहुत खास कंसेप्ट नहीं होता है। चलो कट करते हैं इसको।